हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 2.1 हम लोगों ने ख़त्म किया था। अब एक्सरसाइज 2.2 देखेंगे। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री 1 ये जो टॉपिक है हमारा, ये इसके अंदर कॉन्सेप्ट हम लोगों ने शुरुआत में देखे थे। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान में रखनी है आपको कि शायद मैंने पहले वीडियोज़ में बताया भी होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब हम कहते हैं तब हम लोग उसके ग्राफ्स भी स्टडी करेंगे। हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज क्या होता है, डोमेन क्या होता है, ये भी स्टडी करेंगे। ठीक है, अभी क्योंकि इस टॉपिक के अंदर ये सारी चीज़ें दी है, लेकिन क्योंकि हम लोगों ने फंक्शन स्टडी नहीं किया तो ये उचित नहीं होगा कि मैं इस वीडियो के अंदर या फिर इस टॉपिक के अंदर इन सब चीज़ों की बात करूँ। तो जब कैलकुलस में फंक्शन पढ़ाया जाएगा या फिर जहाँ पर भी थोड़ी बहुत ज़रूरत होगी तब वहाँ पर आपको ये चीज़ बताई जाएगी। जब ग्राफ बताने हैं आपको, अगर कहीं पर ज़रूरत पड़ती है तो ग्राफ बता दिए जाएंगे, लेकिन जो रेंज और डोमेन की बात है वो तो बगैर फंक्शन के नहीं की जा सकती। ठीक है, अब इस टॉपिक में फिर बचता क्या है। जो शुरुआत में हम लोगों ने देखा कि जो भी कॉन्सेप्ट देखे शुरुआत के, और अब ये जो एक्सरसाइज है इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए थियोरेटिकली। तो वो उनमें से कुछ चीज़ें आप पहले ही पढ़ चुके हो 10वीं तक, जैसे कि फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये एक आइडेंटिटी है। फिर इसके बाद में आता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये सेकंड आइडेंटिटी, ये भी आप लोग पढ़ चुके हो। एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये थर्ड आइडेंटिटी है। ठीक है, सो इन तीन आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके इसके अंदर के कई सारे क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। और फिर इसके बाद में एक और कॉन्सेप्ट आएगा, वो आएगा पोलर कोऑर्डिनेट्स का, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो वो जो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो हम लोग देखेंगे। जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट वाला, उसी तरीके से पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी होता है पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। लेकिन उसके अंदर कोऑर्डिनेट्स क्या लिए जाते हैं और क्या है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये एक चीज़ देखी जाएगी। ठीक है, वाइल सॉल्विंग एक्सरसाइज 2.2। तो जहाँ पर भी पोलर कोऑर्डिनेट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे उससे पहले मैं वो कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा। लेकिन अब तो हमें आगे जाना है, मतलब शुरुआत के कुछ क्वेश्चंस में अभी पोलर कोऑर्डिनेट्स का कोई संबंध नहीं है तो उसके बारे में बात नहीं होगी। तो शुरुआत के जो क्वेश्चंस है वो या तो पहले पढ़ाया हुआ थ्योरेटिकल पार्ट है उसके ऊपर डिपेंडेंट है, या फिर वो जो 3 आइडेंटिटीज है उनका इस्तेमाल करके आपको उनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ जिस जिस चीज़ की ज़रूरत होगी, कुछ भी थोड़ा बहुत छोटा मोटा थ्योरेटिकल पार्ट, तो वो उस एग्जाम्पल में बताया जाएगा। ठीक है, चलिए अब सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 में देखो, जब भी कोई मैथमेटिक्स का एग्जाम्पल सॉल्व करते हो तो ये देखना जरूरी है कि गिवन क्या है, क्या दिया हुआ है, ये समझ में लेना है सबसे पहले। उसके बाद में दिमाग में ये लाना है कि इस दिए हुए से रिलेटेड हमारे पास क्या है और फिर निकालना क्या है। तो इन तीनों को मिला के आपका सॉल्यूशन बनता है। तो आपको दिया हुआ क्या है, सबसे पहले तो हमें दिया हुआ है कि 2 टाइम्स साइन ए इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू √2 टाइम्स कॉस बी। और ए एंड बी ये जो है ये दो एंगल्स है, तो ये एंगल कौन कौन से क्वाड्रेंट में है ये भी चीज यहां पर दी है। सो ए लाइज बिटवीन π/2 एंड पाई, मतलब ए कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में है। ए एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, ए एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में मतलब π/2 से लेकर तो पाई के बीच में कोई भी ए का मेजरमेंट हो सकता है। इसका मतलब जो भी हम लोग एंगल की बात कर रहे हैं तो उसका टर्मिनल आर्म सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। ये जो भी एंगल ए एंगल जो भी रहेगा उसका टर्मिनल आर्म सेकंड क्वाड्रेंट में, और जो बी एंगल है उसका टर्मिनल आर्म जो रहेगा दैट विल बी इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, सो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। सो 3π/2 मतलब 270 डिग्री एंड 2π मतलब 360। तो बी जो आपका एंगल है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में उसका टर्मिनल आर्म लाया जाता है। अब इतनी इंफॉर्मेशन दे रखी है और हमें वैल्यू निकालना है। किस चीज़ का वैल्यू निकालना है हमें, tan A प्लस tan B डिवाइडेड बाय cos A माइनस cos B। ठीक है, अब हमें इसका वैल्यू निकालना है। अब ये बहुत सामान्य बात है कि हमें क्या निकालना है, उसकी तरफ अगर हम देखेंगे तो हमें समझ में आता है कि अगर ये निकालना है तो इसका मतलब है कि आपके पास tan A का वैल्यू होना चाहिए, tan B का वैल्यू होना चाहिए, cos A का और cos B का वैल्यू होना चाहिए। एक बार आप लोग इन वैल्यूज को जान ले और अगर उन वैल्यूज को इसके अंदर आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपका काम आसानी से हो जाएगा, आप लोग वैल्यूज निकाल पाएंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि tan A tan B cos A cos B इनका वैल्यू कैसे निकाले। तो उसके लिए देखिए क्या दिया है आपको उसकी तरफ।
तो आपको जो इक्वेशन ये दिख रहा है इससे बेसिकली आपको साइन ए का वैल्यू ऑब्टेन हो सकता है, कॉस बी का वैल्यू ऑब्टेन हो सकता है। देखिए साइन ए का वैल्यू आप कैसे ऑब्टेन करेंगे, तो 2 टाइम्स साइन ए इज इक्वल टू 1 है आपके पास, तो साइन ए का वैल्यू आपको मिलेगा 1/2। ठीक है, तो आपने पहले ये जो गिवन है इससे आपने 2 साइन ए इज इक्वल टू 1 लिया, तो साइन ए का वैल्यू मिला 1/2। अब आप लोग इसको इक्वेट कर रहे हो 1 इज इक्वल टू √2 कॉस बी, तो कॉस बी का वैल्यू आपको मिलेगा 1/√2। ठीक है ना, √2 को इधर लाके डिवाइड कर दिया, सो कॉस बी का वैल्यू आपको मिला 1/√2। साइन ए का वैल्यू है 1/2, कॉस बी का वैल्यू है 1/√2। सो ये गिवन चीज़ें हैं। अब हमें क्या चाहिए, हमें कॉस बी का वैल्यू चाहिए था, कॉस बी का वैल्यू मिल गया। अब हमें कॉस ए का वैल्यू चाहिए, हमारे पास साइन ए का वैल्यू है। तो अगर आपके पास साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है तो आप बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे, आइडेंटिटी का यूज करिए या फिर राइट एंगल ट्रायंगल का यूज कीजिए। ठीक है, सो सिंपल है आइडेंटिटी यूज करना। अगर मुझे साइन ए का वैल्यू दिया है और कॉस ए का वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगा, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, पहला आइडेंटिटी फंडामेंटल, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, उसका यूज किया है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना मिलेगा आपको, 1/4, दैट इज 3/4। सो कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू आपको मिल रहा है 3/4। अब दिक्कत कहाँ आती है, देखिए जब आप स्क्वायर रूट लेते हो तो कॉस ए का वैल्यू आपको प्लस और माइनस √3/2 मिलता है। तो ये दिमाग में आता है कि भैया कॉस ए का वैल्यू मैं क्या लूँ, √3/2 या माइनस √3/2। तो इसके लिए आपको देखना है कि आपका एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है। तो आपका जो ए एंगल है उसका टर्मिनल हम लाई कर रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में ASTC रूल के हिसाब से ये रिप्रेजेंट करता है सेकंड क्वाड्रेंट को। तो सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, साइन एंड कोसेक। तो ये तो कॉस है, इसका मतलब इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो भैया आपको कॉस ए का वैल्यू मिल गया -√3/2। कॉस बी का वैल्यू आपके पास पहले से ही था मौजूद, मतलब इससे सिर्फ आपको देखना था। फिर आपने निकाला कॉस ए का वैल्यू, कॉस ए मिल गया, कॉस बी मिल गया। अब निकालना है tan ए एंड tan बी का वैल्यू। सो tan ए का वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्योंकि आपके पास साइन ए है, कॉस ए है, तो साइन ए बाय कॉस ए क्या होता है, tan ए होता है। सो tan ए इज इक्वल टू साइन ए का वैल्यू है 1/2 डिवाइडेड बाय कॉस ए का वैल्यू आपने निकाला -√3/2। सो 2 विल गेट कैंसिल और वैल्यू आएगा -1/√3। सो ये आपके tan ए का वैल्यू आ चुका है। अब tan ए का वैल्यू मिल चुका है, tan बी का वैल्यू निकालेंगे। सो tan बी का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, tan बी का वैल्यू निकालने के लिए हमें साइन बी एंड कॉस बी की वैल्यू चाहिए, लेकिन हमारे पास है सिर्फ कॉस बी। अब फिर से साइन बी निकालने के लिए क्या करूँ, जैसे यहाँ पर मैंने किया था, फंडामेंटल आइडेंटिटी का यूज करूंगा। सो कॉस बी का वैल्यू मेरे पास है 1/√2, सो साइन बी का वैल्यू क्या रहेगा, देखिए अगर कॉस बी का वैल्यू 1/√2 है तो इसका मतलब है कि, लेकिन बी फोर्थ क्वाड्रेंट में है। ठीक है, चलिए निकाल लेते हैं। तो ये तो है कि, ठीक है छोड़िए, साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, सो मिलेगा 1 माइनस 1/2, कॉस बी का वैल्यू है 1/√2, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 मिलेगा, 1 माइनस 1/2 है 1/2। सो साइन स्क्वायर बी है आपके पास 1/2, तो साइन बी का वैल्यू आपको मिलेगा प्लस और माइनस 1/√2। लेकिन बी कौन से क्वाड्रेंट में है, इसको मत भूलिएगा, बी फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, सिर्फ कॉस एंड उसका रेसिप्रोकल सेक। कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो कॉस अगर पॉजिटिव है फोर्थ क्वाड्रेंट में तो साइन नेगेटिव होगा, मतलब वैल्यू रहेगा आपका -1/√2। सो साइन बी का वैल्यू है -1/√2, तो उससे हमें tan बी का वैल्यू कितना मिलेगा। सो tan बी का वैल्यू निकालना है, साइन बी का वैल्यू है -1/√2 एंड कॉस बी का वैल्यू है 1/√2। सो ये कैंसिल होकर आपको मिलेगा -1। सो देखिए आपके पास tan ए का वैल्यू आ चुका है, tan बी का वैल्यू आ चुका है, cos ए का वैल्यू है, cos बी का वैल्यू है। इन सभी वैल्यूज़ को इसके अंदर डालेंगे और कैलकुलेशंस करेंगे, क्योंकि हमें इसका वैल्यू निकालना है। अब ये सारी चीज़ें आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो। ठीक है, अब मैं सिर्फ इन वैल्यूज़ को रख देता हूँ, बाकी चीज़ें हटा देता हूँ। हमें क्या क्या चाहिए, cos ए cos बी चाहिए, यहाँ पर एक cos ए cos बी, और tan ए tan बी चाहिए। ठीक है, तो इसको हटा देता हूँ मैं। देखिए tan ए का वैल्यू कितना है, tan ए का वैल्यू हमने निकाला था -1/√3, ये प्लस एज इट इज। tan बी का वैल्यू कितना है, tan बी का वैल्यू -1 डिवाइडेड बाय cos ए का वैल्यू कितना है -√3/2 माइनस cos बी का वैल्यू कितना है 1/√2। अब इनका देखो ये -1/√3 एज इट इज, प्लस इंटू माइनस -1 डिवाइडेड बाय, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो इनका। सो -√3 × 2 कितना मिलेगा
√3 इंटू √2, √6 आएगा, ठीक है, -2 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स √2 विच इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -1 माइनस √3 डिवाइडेड बाय √3 डिवाइडेड बाय -√6 माइनस √2, सॉरी -√6 2 डिवाइडेड बाय -2√2, सॉरी 2√2। चलिए आगे बढ़ेंगे। अभी ये देखिए, इसको कैसे लिखा जाता है, a/b/c/d को क्या लिखते हैं हम लोग, a/b मतलब -1 माइनस √3 बाय √3 इंटू 2√2 डिवाइडेड बाय -√6 माइनस 2, ठीक है। सो ये माइनस माइनस कॉमन निकले और कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आपके पास है 2√2, सो 2 टाइम्स √2 इन ब्रैकेट 1 प्लस √3 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या होगा √3 इन ब्रैकेट √6 प्लस 2, इसमें से माइनस निकल के ये हो जाएगा। तो ये आएगा आपका फाइनल आंसर। आप चाहे तो अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है। सो एक बार चेक कर लेता हूँ मैं आंसर। 2 इन ब्रैकेट 1 प्लस √3 डिवाइडेड बाय √3 इन ब्रैकेट √3 प्लस √2, ठीक है। आप चाहो तो इस √2 को कैंसिल कर सकते हो, कैसे, देखिए इसको आप लिख सकते हो, √6 को आप लिख सकते हो √3 इंटू √2 और इसको लिख सकते हो √2 इंटू √2। तो दोनों में से √2 को कॉमन निकाला जा सकता है, जो ऊपर के √2 के साथ में कैंसिल हो जाएगा, तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा √3 प्लस √2। सो आंसर इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ठीक है, लेकिन वही है, ओरिजिनल आंसर तो यही है। सो इस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया कि क्वेश्चन नंबर 1 कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब ये वही क्वेश्चन है जो हम लोगों ने पिछले एक्सरसाइज में देखा था, उसी टाइप का तो क्वेश्चन है कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है, बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालो, उसको किसी इक्वेशन में रखो या फिर प्रूव करो, जो भी है वैल्यू निकालना ही तो है। अब जैसे यहाँ पर देखिए sin a/3 इज इक्वल टू sin b/4 है, विच इज इक्वल टू 1/5 है, एंड ए एंड बी आर द एंगल्स इन द सेकंड क्वाड्रेंट, और बता भी रहे कि ए और बी दोनों भी सेकंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। अब करना क्या है, देन प्रूव दैट, आपको ये चीज़ प्रूव करनी है। अब जो प्रूव करना है उसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ, 4 टाइम्स कॉस ए प्लस 3 टाइम्स कॉस बी इज इक्वल टू -5, ये आपको प्रूव करना है बेटा। इसका मतलब LHS ले लो और LHS के अंदर जो अननोन क्वांटिटीज है वहाँ पर उनकी वैल्यूज भर दो और माइनस कैलकुलेशन करके -5 आता है, ये दिखा दो। अब क्योंकि LHS के अंदर आपको कॉस ए का वैल्यू भरना है, तो क्या दिया है, जो भी दिया है उसके अंदर कॉस ए का वैल्यू दिख रहा है, नहीं, मतलब निकालना पड़ेगा। कॉस बी का वैल्यू भरना है, दिखाई दे रहा है कॉस बी का वैल्यू, नहीं, तो कॉस बी का वैल्यू भी निकालना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर मुझे इसको प्रूव करना है तो मुझे LHS के अंदर कॉस ए एंड कॉस बी का वैल्यू लिखना होगा ना, तो वो मैं कहाँ से निकालूंगा, जो गिवन है उससे। तो इस इक्वेशन को गौर से देखिए, sin a/3 है आपके पास, इसको आप इक्वेट कर दीजिए 1/5 के साथ में, तो इससे क्या मिलेगा आपको, sin a इज इक्वल टू 3/5 मिलेगा। फिर इन दोनों को ले लीजिए, sin b/4 इज इक्वल टू 1/5 है, सो इसका मतलब sin b का वैल्यू आ जाएगा 4/5। अब आपको sin a का वैल्यू मिल चुका है, sin b का वैल्यू मिल चुका है, फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज करके cos a का वैल्यू निकालिए, फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज करके cos b का वैल्यू निकालिए। cos a का वैल्यू जैसे आ जाता है वो वैल्यू उठा के इसके अंदर रख दीजिए LHS में, cos b का वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, इस LHS का कैलकुलेशन कीजिए और जो आंसर आता है वो -5 आना चाहिए, तभी तो प्रूव होगा ना, आना ही चाहिए। अगर नहीं आता है तो यहाँ पर कैलकुलेशन गलत कर दिए। तो अब मैं ये रख रहा हूँ आपको होमवर्क के लिए, इतना सब बताने के बाद में बाकी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है ये मैं यहाँ पर लिखता हूँ, tan थीटा इज इक्वल टू 1/2 है आपके पास, तो आपको इवेलुएट क्या करना है, इवेलुएट करना है 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा डिवाइडेड बाय 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा। देखिए ये एग्जाम्पल अगर थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए तो ज़्यादा स्टेप्स में सॉल्व करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल बहुत कम समय में इसका आंसर निकलेगा। लेकिन अगर आप दिमाग लगाएंगे नहीं, अगर वो लॉजिक आपके अंदर आया नहीं, मान लीजिए आपने उस ढंग से सोचा ही नहीं, तो जो ऑर्थोडॉक्स वे हमारा, जो हर बार हम लोग करते हैं कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है और फिर कुछ किसी एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालने के लिए कहा है, अब उस एक्सप्रेशन में आपको अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिख रहे हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये दिया हुआ है और आपको इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यूज ऑब्टेन करने हैं, ठीक है।
तो tan थीटा दिया है, आप साइन कॉस कॉस साइन का वैल्यू मतलब साइन और कॉस निकालना है। तो एक तरीका है कि आप राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करेंगे। आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल से कैसे निकालते हैं, ये 90 डिग्री का एंगल होता है, इसको थीटा मानेंगे तो tan थीटा क्या होता है, ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, मतलब ये बन गया 1 और ये बन गया 2, तो सिर्फ 1 और 2 नहीं लिख सकते, इसलिए हम लोग इसको वेरिएबल मल्टीप्लाई करते थे। अगर सिर्फ 1 और 2 भी लिखा तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर हम लोग क्या करते हैं, हाइपोटेनस निकाल लेते हैं। एक बार हाइपोटेनस निकल गया तो फिर क्या करते हैं, साइन और कॉस इसमें से निकाल लेते हैं। ये एक तरीका हुआ, ये स्कूल में यूज करते थे आप लोग। दूसरा तरीका क्या है कि आइडेंटिटी का यूज करो। अगर tan थीटा दिया है तो 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। सो अगर tan थीटा का वैल्यू यहाँ पर रख दिया सो आपको मिल जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, तो इससे आप सेक थीटा निकालेंगे। अब क्योंकि यहाँ पर ये बोला ही नहीं गया है कि आपका थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, क्योंकि यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज क्रिएट होती है कि tan थीटा पॉजिटिव है, tan थीटा का वैल्यू 1/2 है, पॉजिटिव है ना, तो अगर tan थीटा का वैल्यू 1/2 है तो tan थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकता है और थर्ड में भी हो सकता है। लेकिन अगर कुछ नहीं बोला है तो हम लोग उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में कंसिडर करते हैं। इसलिए जब आप सेक थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से इसको पॉजिटिव लेंगे, तो सेक का रेसिप्रोकल होता है कॉस, फिर आपको कॉस का मिल गया, फिर आप फिर से आइडेंटिटी यूज करके साइन निकालेंगे। उससे अच्छा है कि आप ट्रायंगल का इस्तेमाल करो। तो मतलब ऐसे करके आप साइन और कॉस का वैल्यू निकाल के इसके अंदर रखेंगे और फिर इसका वैल्यू निकालेंगे। ये एक तरकीब हो गई। अब दूसरा सबसे सिंपलेस्ट वे क्या है कि आपको tan थीटा का वैल्यू दिया है और जो निकालने के लिए बोला है उस एक्सप्रेशन को अगर ध्यान से देखेंगे तो एक चीज हल्के से दिमाग में आ जाती है कि भैया अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos थीटा से डिवाइड कर दूं तो क्या हो। अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos थीटा से डिवाइड करूं, अब आपको लग रहा होगा कि भैया cos थीटा से डिवाइड कर रहे हो तो बच के रहो, अगर cos थीटा का वैल्यू 0 होगा तो फिर कैसे, मतलब एश्योरिटी क्या है कि cos थीटा 0 नहीं है। तो भाई साहब tan थीटा का वैल्यू ऑलरेडी दे रखा है, मतलब tan थीटा डिफाइंड है, दैट मीन्स थीटा इज नॉट π/2, ये बात ध्यान में रखेंगे। तो cos थीटा से इसको डिवाइड कर सकते हो। सो cos थीटा से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिल रहा है, 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। तो न्यूमरेटर को आपने cos थीटा से डिवाइड किया और डिनोमिनेटर को भी आप cos थीटा से डिवाइड कर रहे हो। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos थीटा से डिवाइड करने की वजह से आपका जो ओरिजिनल वैल्यू था उसके अंदर कोई चेंज आएगा क्या, बिल्कुल नहीं आएगा, मतलब बैलेंस बना रहेगा ना। आप चेंज इस तरीके से मैथमेटिक्स के अंदर चेंज कर सकते हो कि ओरिजिनल वैल्यू में डमाडोल ना हो, वो वैल्यू चेंज ना हो। ओरिजिनल वैल्यू को बगैर हाथ लगाए आपको उसके अंदर कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। तो उस हिसाब से आपने cos थीटा से ऊपर और नीचे डिवाइड किया। अब डिवाइड किया है तो सेपरेट भी कर दो। सो अगर आप इसको सेपरेट करेंगे 2 sin थीटा बाय cos थीटा प्लस 3 cos थीटा बाय cos थीटा डिवाइडेड बाय 4 cos थीटा बाय cos थीटा प्लस 3 sin थीटा बाय cos थीटा। ठीक है, तो cos थीटा कैंसिल हो गया, sin बाय cos बन गया tan प्लस 3, फिर यहाँ पर cos थीटा कैंसिल हो गया 4 प्लस 3 tan थीटा। अब देखिए ये जो सिंपल एक्सप्रेशन था जिसका आपको वैल्यू निकालना था, इस एक्सप्रेशन में आपको कहीं पर भी tan नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन क्योंकि आपने एक स्टेप उठाया कि आपको ऊपर और नीचे दोनों तरफ cos से डिवाइड करना है, तो इससे क्या हो गया, आपका जो एक्सप्रेशन था वो अचानक से कन्वर्ट हो गया tan के अंदर। तो इसमें और इसमें बुनियादी रूप में कोई फर्क नहीं है, ये बाहर से भी अगर सेम दिख रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि बुनियादी रूप में ये अलग है, इसका जो वैल्यू आएगा वो इसका भी वैल्यू आएगा। तो आपके पास अब क्या है, tan थीटा का वैल्यू ऑलरेडी 1/2 दे रखा है, तो रख दीजिए इसके अंदर 1/2 और निकाल लीजिए आपका आंसर 4 + 3 × 1/2। तो ये तो सस्ते में निपट जाएगा, ऊपर 1 + 3 4 आ जाएगा और नीचे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना। सो 8 + 3 11/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 8/11 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब बेटा आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को आपने आपके स्कूल वाले दिनों में सॉल्व किया होगा अगर आपको ध्यान में है तो, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 में ये बोला गया है, ये आपको करने के लिए कहा गया है कि एलिमिनेट थीटा फ्रॉम द फॉलोइंग। कहना चाहते हैं कि भैया नीचे दिए गए इसमें से आपको थीटा को एलिमिनेट करना है, मतलब निकाल डालना है। क्यों निकालना है भैया, देखिए x = 3 sec थीटा है एंड y = 4 tan थीटा है। अब ये आपको दो इक्वेशंस दिए हैं और इन दोनों में से थीटा को निकाल डालना है, तो क्या दिक्कत है, निकाल दो। ये निकाल दिया और ये निकाल दिया, ऐसे जम सकता है क्या, नहीं ना। निकालने का मतलब क्या होता है, निकालने का मतलब ये होता है कि बुनियाद ना हिले,
बगैर बुनियाद मतलब बुनियादी रूप से चीज को हटाए बिना। देखो जब कोई आदमी है आपके सामने और आप चाहते हो कि देखो कुछ आपको बात छिपानी है उसके घर वालों से, कहीं आप बाहर गए हो और वो बता के नहीं आया है और अचानक से उसके घर वाले उसको दिख गए, अब आपको उसको छिपाना है, ठीक है, कहीं पर रह रहे हो आप तो उसके वहां पर उसके घर वाले भी आ गए, तो आप क्या करते हो, कुछ उसको ऐसा मेकअप करवा देते हो कि उसके घर वाले उसको पहचान ना पाए, करते हो ना। तो क्या आदमी बदल जाता है क्या मेकअप करने से? ऊपर से नहीं बदल जाता ना। एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करो। एग्जाम्पल मैं इस हिसाब से दे रहा हूं कि ओरिजिनलिटी चेंज नहीं होती, आपने सिर्फ आपका काम चलाने के लिए उसके अंदर चेंज किया हुआ रहता है, ठीक है। तो जैसे कोई गाड़ी अगर चोरी हो जाती है और कोई आदमी अगर उसका नंबर प्लेट बदल देता है तो क्या उस गाड़ी को पहचाना नहीं जाएगा? आपने सिर्फ ऊपर से नंबर प्लेट बदल दी है, इंजन के ऊपर जो नंबर होता है वो कहां से बदला? आपने नहीं बदला ना। तो सिर्फ नंबर प्लेट बदलने से गाड़ी पहचान में नहीं आएगी, ऊपर से तो नहीं आएगी लेकिन अंदर से वो वही है। तो अगर कोई उस गाड़ी को पकड़ लेते और अंदर से चेकिंग करते तो वही मिलेगा। मतलब क्या कि बुनियाद वही रखनी है, बस ऊपरी बदलाव करना है। तो बुनियाद क्या रखनी है कि ये जो दो इक्वेशन, दो जो चीज बताना चाहते हैं, जो उनका ओरिजिनल वैल्यू है वो तो रहेगा, वो रहना चाहिए, लेकिन हमें इन दो इक्वेशंस को कुछ ऐसे लिखो भैया कि थीटा हट जाए। थीटा से हमें बैर है, हमें थीटा नहीं चाहिए इसके अंदर। तो ठीक है, कैसे किया जाए इसको? तो इसको करने के लिए आप फंडामेंटल आइडेंटिटी का यूज कर सकते हो। अब फंडामेंटल आइडेंटिटी का यूज भी दिमाग लगा के करना है। आपके पास थ्री ही फंडामेंटल आइडेंटिटीज है और उनको आप कैसे भी यूज कर सकते हो। जैसे मान लीजिए यहां पर अगर आप देखेंगे, अगर आपको थीटा को हटाना है तो कैसे हटाएंगे? तो इस इक्वेशन से आप सेक थीटा का वैल्यू लिख सकते हो। कैसे? सेक थीटा का वैल्यू आप लिखेंगे x/3, 3 को इधर लाके डिवाइड कर दिया, और tan थीटा का वैल्यू आप लिख रहे हो y/4, ठीक है। सो सेक थीटा का वैल्यू आपके पास है x/3, tan थीटा का वैल्यू आपके पास है y/4। अब यहां पर आगे समझना है कि आपके पास सेक और tan थीटा का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y मिला है। ये इक्वेशन, इस इक्वेशन में कोई फर्क है क्या? नहीं, फर्क, कुछ भी फर्क नहीं है। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास आइडेंटिटी है कौन सा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी है या नहीं है? हमें पता है। अब अगर हम इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो सेक थीटा का वैल्यू मैं रखूंगा x/3 का स्क्वायर माइनस tan थीटा का वैल्यू मैं रखूंगा y/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो इसका स्क्वायर करूंगा तो मुझे मिलेगा x²/9 माइनस y²/16 इज इक्वल टू 1। तो हो गया ना काम। अब जो आपने लिखा है उसके अंदर आपको कहाँ थीटा दिखाई दे रहा है? और ये इसमें कोई फर्क भी नहीं है, क्योंकि आपने ये जो ऑब्टेन किया ये इसी से ऑब्टेन किया है। आपको लग रहा होगा कि भैया इससे कहा हमने ऑब्टेन किया, ये बीच में इसको भी तो लाया है। तो भाई साहब ये आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी का मतलब समझते हो? यूनिवर्सल आइडेंटिटी है ये। तो इसके अंदर जो वैल्यू रखा जा रहा है वो किसका रखा जा रहा है? सेक और टैन का रखा जा रहा है। और वो कहाँ से लिया जा रहा है? वो उसी इक्वेशन से लिया जा रहा है। तो मतलब तो यही है, ये और ये तो सेम ही तो है, लेकिन इसके अंदर थीटा है, इसके अंदर नहीं है। तो एलिमिनेशन का जो कॉन्सेप्ट होता है ये इस तरीके से होता है। स्कूल के अंदर शायद आप लोगों ने एलिमिनेट किया भी होगा, लेकिन अनकॉन्शियस वे से किया होगा, उसका मतलब जाने बगैर कि भैया हटाना है ना हटाओ, ऐसे ऐसे करना पड़ता है। तो बेसिकली हटाया भी जाए तो भी बुनियादी रूप से वो वही होता है, ये बात जहन में होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो पहले वाले क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने दिमाग क्या लगाया कि भैया दिए हुए इक्वेशन को सेक थीटा और टैन थीटा के फॉर्म में लिखो और एक सुंदर से आइडेंटिटी है उसका यूज करो, तो थीटा अपने आप गायब हो जाएगा। तो ऐसा ही हर एग्जाम्पल में होगा, जरूरी नहीं है। हमारे पास 3 अलग अलग आइडेंटिटीज है तो उनका अलग अलग तरीके से यूज करना पड़ सकता है ना। तो यही बात समझनी होती है। जैसे सेकंड क्वेश्चन दिखा है, सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या दिख रहा है बेटा आपको कि x का वैल्यू दिया है 6 टाइम्स कोसेक थीटा एंड y का वैल्यू दिया है 8 टाइम्स कॉट थीटा, ठीक है। अब फिर से वही बात, कोसेक थीटा का वैल्यू आप लिख सकते हो x/6 एंड कॉट थीटा का वैल्यू आप लिख सकते हो y/8। सो कोसेक थीटा का और कॉट थीटा का वैल्यू आपके पास है, तो आप आइडेंटिटी यूज कर सकते हो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो कोसेक थीटा का वैल्यू क्या है? x/6 स्क्वायर माइनस कॉट थीटा का वैल्यू क्या है? y/8 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको आगे सिंप्लीफाई भी करने की जरूरत नहीं, इसको ऐसे ही रखिए। हमारा काम था भैया थीटा को हटा दो, हमने हटा दिया।
और तरीके से हटाना है। ऐसे नहीं कि हटाओ तो कैसे भी हटा दिया, कुछ भी करके, जैसे मैंने किया था ना शुरुआत में, ये लो हट गया, है ना। तो ये तरीका नहीं है, मैथमेटिक्स का यूज करके हटाओ जो कि सही भी है, मतलब ओरिजिनल वैल्यू को चेंज ना करे, ठीक है। सो ये एलिमिनेट हो गया थीटा क्वेश्चन नंबर 2 से। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब 3 में से भी थीटा को एलिमिनेट करना है, तो देखिए जरा 3 का क्या कहना है। x इज इक्वल टू 4 कॉस थीटा दिया है -5 साइन थीटा, और y का वैल्यू क्या दिया है, y का वैल्यू दिया है 4 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा। अब जरा ध्यान से देखना इक्वेशंस को, कैसे हटेगा थीटा। तो यहां पर अगर आप देखेंगे कॉस साइन साइन कॉस, और कोएफिशिएंट देखिए 4 5 4 5, फर्क इतना है कि एक प्लस है एक माइनस है, तो बहुत बढ़िया हो गया ना। आप दोनों का स्क्वायर कर दो और ऐड कर दो दोनों इक्वेशन को। अगर दोनों इक्वेशन का मैं स्क्वायर करता हूं, मान लीजिए इस इक्वेशन का मैं स्क्वायर करता हूं, वैल्यू में चेंज होगा कुछ? कुछ भी नहीं होगा, है ना। इक्वेशन, ओरिजिनल इक्वेशन एज इट इज रहेगा, मतलब दिखने में अलग दिखेगा लेकिन ओरिजिनल वैल्यू चेंज नहीं होगा। सो एक्स स्क्वायर और इसका स्क्वायर करूंगा तो ये तो दो टर्म्स है, तो स्क्वायर कैसे होगा, ब्रैकेट का स्क्वायर करना पड़ेगा, 5 साइन थीटा होल स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर करना है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा होल स्क्वायर, ठीक है। अब आगे बढ़ना है, अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इसका होल स्क्वायर करना है, सो ए स्क्वायर मतलब 16 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 40 कॉस इंटू साइन प्लस 25 साइन स्क्वायर थीटा। ये बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इधर भी ए माइनस बी का होल, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, सो 16 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 40 साइन इंटू कॉस थीटा प्लस 25 कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए दो इक्वेशंस आपको मिल गए हैं। अब दिमाग में ये आना चाहिए कि इनको ऐड कर देंगे तो थीटा गायब हो जाएगा। कैसे? देखो ये कोई पत्थर के ऊपर लिखी हुई लकीर नहीं है कि ये आपको ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना होता है, ऐसे करना होता है, ऐसे नहीं होता। आपको सिचुएशन को देख के डिसीजन लेना पड़ता है। ये कोई रूल नहीं है कि ऐसे दिखेगा तो आप स्क्वायर करो ऐड करो। सिचुएशन वैसा है इसलिए ऐसा किया। कई बार स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ सकता है, कई बार स्क्वायर भी करने की जरूरत नहीं, जैसे पिछले कुछ एग्जांपल में देखा। अलग अलग तरीके की सिचुएशन होती है, उस हिसाब से आपको डिसीजन लेना होता है। तो यहाँ पर आपको ऐसा दिख रहा था कि कोएफिशिएंट सेम है, साइन अपोजिट है, तो स्क्वायर करेंगे तो कैंसलेशन, स्क्वायर करके ऐड करने में कैंसलेशन होने का फायदा है, थीटा निकल जा सकता है। सो अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लेफ्ट में लेफ्ट ऐड कर दिया, और राइट में जब मैं एडिशन कर रहा हूँ तो 40 कॉस थीटा और ये 40 साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। अब 16 कॉस स्क्वायर थीटा और 25 कॉस स्क्वायर थीटा, इनका आप एडिशन करेंगे, ठीक है। तो ये कितना होगा, बेसिक देखो 16 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 25 कॉस स्क्वायर थीटा, समझते हो ना, मतलब 16 आर्म प्लस 25 आर्म कितने हुए, ये एक ही तो है कॉस स्क्वायर थीटा, सिमिलर टर्म्स लाइक टर्म, समझते हो ना। तो ये कितना हुआ, 25 और 10 35 और 6 41, सो 41 कॉस स्क्वायर थीटा मिला, और 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 16 साइन स्क्वायर थीटा कितना हुआ, 41 साइन स्क्वायर थीटा। सो 41 को कॉमन ले लो, ब्रैकेट के अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा 1, तो बात खत्म। लेफ्ट में है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और राइट में है सिर्फ 41, थीटा कहाँ गया, गया, गायब हो गया, समझे। कभी कभार ऐसे भी करना पड़ता है। सो आगे बढ़ेंगे, इसको आप पॉज करके लिख लो। आगे बढ़ना है क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिखाई दे रहा है, x इज इक्वल टू 5 प्लस 6 कोसेक थीटा एंड y इज इक्वल टू 3 प्लस 8 कॉट थीटा, ठीक है। अब बेटा इसको क्या करें, तो देखिए सिंपल है, कोसेक थीटा दिख रहा है, कॉट थीटा दिख रहा है, उनको अलग थलग कर दीजिए ताकि आइडेंटिटी का यूज किया जाए। कौन सा आइडेंटिटी का, जो शुरुआत में किया था, इधर इधर कोसेक थीटा का वैल्यू निकाला, कॉट थीटा का वैल्यू निकाला और रख दिया आइडेंटिटी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा में, बस वही करना है। बस यहाँ पर गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, मतलब कुछ अलग दिख रहा है भैया, इतना बड़ा आ रहा है, ऐसे कैसे आ रहा है, ऐसे नहीं आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए कोसेक थीटा चाहिए, 5 को सबसे पहले लेफ्ट में ले लो, x माइनस 5 इक्वल टू 6 टाइम्स कोसेक थीटा। अब कोसेक थीटा का वैल्यू चाहिए, x माइनस 5 बाई 6 इज इक्वल टू कोसेक थीटा, ठीक है।
अब y माइनस थ्री इज इक्वल टू 8 कॉट थीटा, फिर y माइनस थ्री बाई 8 इज इक्वल टू कॉट थीटा। सो आपके पास कोसेक थीटा का वैल्यू है और कॉट थीटा का वैल्यू भी है, तो यूज करो आइडेंटिटी को, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो कोसेक थीटा का वैल्यू क्या था, x माइनस 5/6 होल स्क्वायर माइनस कॉट थीटा का वैल्यू क्या था, y माइनस 3/8 होल स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इस वाले इक्वेशन में कहाँ दिख रहा है आपको थीटा, मुझे बताइए। ठीक है, तो ये इस टाइप का एग्जाम्पल है, आप दिमाग लगाइए। अब जैसे इस वाले एग्जाम्पल को देखिए, अब ये एग्जाम्पल दिख रहा है, इसके अंदर क्या दिख रहा है, tan दिख रहा है, सेक दिख रहा है। फिर से सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का यूज कीजिए। तो इसको लिखिए tan थीटा को, पूरे 3 को इधर ले जाइए, 4 को डिवाइड कीजिए, फिर 5 को इधर ले जाइए, 3 से डिवाइड कीजिए, सेक थीटा का वैल्यू मिलेगा, tan का वैल्यू मिलेगा, उसको रखो किसके अंदर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा के अंदर रख दो, बात खत्म। ठीक है, सो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 खत्म होता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चंस आएंगे, उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। ठीक है, वीडियो का लेंथ ज़्यादा रखने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, 30 मिनट के अंदर एक वीडियो खत्म करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ताकि अपलोडिंग में भी दिक्कत ना आ जाए और अच्छा वीडियो मिल सके आपको। ज़्यादा लेंथ भी कुछ काम की नहीं है। गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।